तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एएफएम के ऊपर। हम लोग प्रीवियस वीडियो में जस्ट बात किए थे कि हम लोग कमिंग वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। तो आज मोस्टली दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक बात आपका करेंगे हम लोग एप्लीकेशन के ऊपर, हम लोग बात करेंगे, और दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रिंसिपल के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले हमें एप्लीकेशन के ऊपर क्यों बात करना है, क्योंकि हमें जब तक ये पता नहीं रहेगा कि हमें एएफएम का यूज क्या है, तब तक ये आपका थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं रियल लाइफ का बहुत सारा आपका एप्लीकेशन बताऊंगा कि हमें एएफएम क्यों चाहिए। और दूसरा होता है आपका प्रिंसिपल। तो अगर मैं एएफएम को क्लासिफाइड करूं, ब्रेक करूं, तो ये इंडिकेट करता है आपका एटॉमिक, और एफ इंडिकेट करता है आपका फोर्स, ठीक है, और एम इंडिकेट करता है इसको माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसमें दो वर्ड आता है, एक होता है आपका माइक्रो और दूसरा होता है आपका स्कोपी। माइक्रो का मतलब होता है जब हम कोई भी चीज को 1 से लेके 100 माइक्रोमीटर के बीच में जब हम लोग देखते हैं उसको माइक्रो बोलते हैं। और स्कोप का मतलब होता है आपका विजन, ऑब्जर्वेशन, देखना, लुकिंग। ओके, तो जब हमारा 1 से लेके 100 माइक्रोन के बीच में जब रहे तो ये आपका माइक्रोस्कोपी इंडिकेशन होता है। दूसरा होता है आपका फोर्स। तो फोर्स कहने का क्या मतलब है, जैसे हम लोग फिजिक्स में बहुत तरह का फोर्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। उसके बाद से आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी तरह से न्यूक्लियर फोर्स। देन उसके बाद से आपका होता है एटॉमिक फोर्स। तो हमें यहाँ पे जितना भी एप्लीकेशन की हम बात करेंगे, अगर मैं फोर्स कह रहा हूँ एएफएम में, तो मैं एटम टू एटम फोर्स की बात कर रहा हूँ। एटम टू एटम कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो एटम है, एटम 1 और एटम 2। अभी जब मैं इसका प्रिंसिपल बताऊंगा तो बहुत अच्छा से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये आपका प्रिंसिपल ये काम कैसे करता है। लेकिन एटम 1 और एटम 2 में क्या होता है कि आपका एक कैंटिलीवर रहता है और दूसरा आपका ये सैंपल है। तो जब दोनों के बीच जब ये आता है तो एटम टू एटम इसके बीच में जो फोर्स काम करता है, उस फोर्स के चलते हम लोग क्या करते हैं कि उसका हेल्प करके आइदर इट, जब आप फोर्स की बात करेंगे तो दो तरह का फोर्स होगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो जब ये दोनों तरीका का यूज करके जब हम इमेज को एनालाइज करते हैं या इमेज को फाइंड आउट करते हैं या उसके ऊपर हम लोग कैरेक्टराइजेशन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एटम टू एटम फोर्स। तो ये आपका हो गया जहाँ पे एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी सिस्टम का मतलब हो गया, जहाँ पे हम लोग एटम और फोर्स और माइक्रोस्कोप के बीच की बात कर लें तो उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी सिस्टम। तो यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं पहले बोला कि 1 से लेकर 100 माइक्रोन। तो माइक्रोस्कोपी जो एएफएम सिस्टम होता है आपका, उसका जो वर्किंग रेंज रहता है, मोस्ट ऑफ द एएफएम जो दुनिया में अवेलेबल है, उसका वर्किंग रेंज आपका रहता है जनरली 10, आपका हम लोग 10 जो आपका नॉर्मल पर्पस है 10 नैनोमीटर से लेके आपका जाता है, ये आपका जाता है 110 माइक्रोमीटर तक। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगेन बहुत सारी एएफएम कंपनी ये बोलती है कि हम लोग एटॉमिक रेजोल्यूशन तक हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये गलत एजम्पशन है, क्योंकि बेसिकली हम लोग एटॉमिक रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे एटॉमिक रेजोल्यूशन जो भी कंपनी होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक लेटिस स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, और दोनों में एक बहुत डिफरेंस है। और मैं यहाँ पे लिखूं एटॉमिक रेजोल्यूशन एज वेल एज दूसरा होता है आपका एटॉमिक लेटिस स्ट्रक्चर। ये दोनों में क्या अंतर है? एटॉमिक रेजोल्यूशन आप कहोगे तो एएफएम से एटॉमिक रेजोल्यूशन देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है। उसका एक बहुत बड़ा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो भी हम लोग एटम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है 1 फेम्टोमीटर के बराबर रहता है, और
जो हम लोग कैंटिलीवर, जो नॉर्मल पर्पज जो कैंटिलीवर जो यूज कर रहे हैं, उसका जो रेडियस होता है वो आपका होता है 2 नैनोमीटर। दूसरा होता है आपका 10 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर। जब ये 15 नैनोमीटर का कोई भी ये आपका प्रोब है तो ये स्मॉल एटम को कैसे देख सकता है? इसीलिए एटॉमिक लेटिस स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, कि जो एटम टू एटम जो आपका ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बेसिकली हम लोग ये एटम टू एटम अरेंजमेंट को देखते हैं फ्रॉम टॉप से। तो हम लोग एटॉमिक रेजोल्यूशन नहीं देख रहे हैं, हम लोग बेसिकली एटॉमिक लेटिस स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सो डिफरेंस क्या है एटॉमिक रेजोल्यूशन और एटॉमिक लेटिस स्ट्रक्चर में? क्योंकि हम लोग टॉप से ये आपका एटम का हम लोग अरेंजमेंट को देख रहे हैं। ओके, ये मैं ये नहीं देख सकता हूं कि इसका आपका साइज क्या है। जस्ट हम लोग आप कोई भी एटॉमिक आप देखेंगे आप, तो ये एटॉमिक रेजोल्यूशन नहीं रहता है, बेसिकली ये आपका एटॉमिक लेटिस स्ट्रक्चर रहता है। तो एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया कि हम लोग क्या एफएम से देख रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन देखने के लिए आपको सबसे पहले हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है कि इसका जरूरत ही क्यों आया हमें एफएम को यूज करने के लिए रियल लाइफ में। तो ये एफएम का जो मैं एप्लीकेशन का मैं अगर बात करूं यहाँ पे एफएम का, तो एप्लीकेशन क्या है एफएम का कि देखिए हम लोग जो एप्लीकेशन का जब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन, तो मोस्ट ऑफ द हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इधर हमारे पास सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो आजकल सेमीकंडक्टर का रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल लाइक कोई भी मोबाइल फ़ोन आप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब आप यूज करते हैं तो हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। उसके अंदर आप जब सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो कोई भी चीज़ है वो मटेरियल से बना हुआ है, इवन कैमरा जिससे हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर हो गया, थर्मल फिजिक्स हो गया, थर्मल फिजिक्स हो गया। उस तरह से आपका बायोलॉजिकल साइंस हो गया, बायोलॉजिकल साइंस। तो यहाँ पे क्या है ना कि ऑलमोस्ट जहाँ पे भी हमें एक स्मॉल लेवल पे कुछ भी एनालिसिस करना हो, एनालिसिस कहने का क्या मतलब है कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि उसका इंटरनल डिफेक्ट अगर हुआ है, हम कुछ डिवाइस को डेवलप कर रहे हैं। जैसे सेमीकंडक्टर में आजकल क्या है कि जैसे हम लोग आप आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर में जो हम लोग ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं वो होता है आपका 2 नैनोमीटर का। अगर आपने कोई मान लीजिए कि आपने कोई आईसी डेवलप की है यहाँ पे, तो आईसी के अंदर डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जिसमें से आपका एक प्रोसेस है। जैसे आप यहाँ पे लिथोग्राफी किए, कोई आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपको इसके अंदर बहुत सारा ट्रांजिस्टर लॉजिक आप कुछ यूज कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे डायोड यूज कर रहे हैं, तो इसका जो साइज होता है वो होता है आपका 2 नैनोमीटर। और इसके बीच में कोई अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए इसके बीच में, तो हमारा आई सफिशिएंट नहीं है, या अदर कोई डिवाइस है जो 2 प्रोब मेथड या 4 प्रोब मेथड वो सफिशिएंट नहीं है इस शॉर्ट सर्किट को देखने के लिए। शॉर्ट सर्किट को देखने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। तो हमें क्या चाहिए वहाँ पे? एएफएम चाहिए। क्यों एएफएम चाहिए? क्योंकि जो एएफएम का रेजोल्यूशन होता है वो एटॉमिक लेटिस स्ट्रक्चर से लेके वो आपका माइक्रोमीटर तक के साइज में काम करता है। तो एएफएम का मैं अगर रेंज बताऊं यहाँ पे एक जनरल रेंज, तो एएफएम का जो रेंज होता है वो आपका होता है 0.3 एंगस्ट्रम, जो नॉर्मल पर्पस एएफएम है, और लेस देन इक्वल टू आपका 10 या 12 माइक्रोमीटर। तो ये नॉर्मल पर्पस एएफएम के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। आपका कोई भी नॉर्मल पर्पस जो एएफएम है इसका एप्लीकेशन के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं। सेकेंड एप्लीकेशन में बोलूँ जैसे आपका बायोलॉजिकल मेडिकल साइंस के लिए मान लीजिए किसी को अभी रिसेंटली कोरोना वायरस आया हुआ था, तो कोरोना वायरस में हमें पता ही नहीं था कि जो वायरस है उसका साइज क्या है। तो उसको पता करने के लिए आप एएफएम एक बहुत अच्छी टेक्निक है। जैसे आपको किसी को डीएनए का साइज देखना है, डीएनए का साइज हो गया, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर आप उसको देखना चाह रहे हैं कि ब्रेन ट्यूमर कितना साइज का है, कैसे वो मॉलिक्यूलर लेवल पे वो काम कर रहा है, ब्रेन ट्यूमर हो गया। उसके बाद से आपका ब्लड सेल है, ब्लड सेल जो होता है उसका साइज जो होता है आपका 7 to 8 माइक्रोमीटर रहता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे ह्यूमन का आई है,
तो ह्यूमन का आई का क्या लिमिट है? ह्यूमन का आई जो होता है वो ग्रेटर देन आपका 10 माइक्रोमीटर के से बड़ा साइज को देख सकता है, उससे छोटे साइज को नहीं देख पाएगा। 10 माइक्रोमीटर के लिए बहुत डिफिकल्टीज होगा, तो हम लोग 20 माइक्रोन के साइज को ह्यूमन आई से हम लोग देख सकते हैं चीजों को। तो उसके पहले हमारे लिए सब कुछ ब्लैंक है, अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे लिए सब कुछ ब्लैंक है। तो उसको देखने के लिए हमें टूल की जरूरत पड़ती है। तभी आपका ये सेल हो गया स्मॉलर लेवल पे। सेमीकंडक्टर में जैसे आप कोई आईसी डिजाइन कर रहे हैं, कोई कंपोनेंट डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पे उसके अंदर अगर शॉर्ट सर्किट है रियल लाइफ में, तो आप कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हमें एएफएम की जरूरत है। सेकंड एप्लीकेशन है, जैसे हम लोग आजकल हम लोग निकालते हैं बॉन्ड गैप एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी। जैसे मैं सिलिकॉन का हम लोग कहते हैं कि सिलिकॉन की जो बैंड गैप एनर्जी है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये बात हमें कैसे पता चला? अब मॉलिक्यूलर लेवल पे आप कैसे पता कर लिए कि इसकी बैंड गैप एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? तो इसको पता करने के लिए आपको एएफएम का यूज करना पड़ेगा और आप इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। दूसरे एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि जैसे आप कोई भी एक पैटर्न बनाए हैं, फॉर एग्जांपल आप जब लिथोग्राफी की जब हम लोग बात करेंगे लिथोग्राफी के ऊपर, लिथोग्राफी में, तो लिथोग्राफी के ऊपर जब आप कोई भी पैटर्न बनाए हैं और आप देखना चाहते हैं कि हमारा पैटर्न कितना अच्छा है, तो एएफएम का यूज करके आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर रेजोल्यूशन, मैं रेजोल्यूशन कह रहा हूँ, रेजोल्यूशन कहने का क्या मतलब है? जैसे हम लोग जब रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? रेजोल्यूशन का 5 रेजोल्यूशन या 1 नैनोमीटर रेजोल्यूशन, इसका क्या मतलब है? जैसे कोई भी ये साइज ऑफ द एटम है, इसके बीच का गैप अगर 1 नैनोमीटर रहे तो हमारा एएफएम कैपेबल है उस गैप को देखने के लिए, उस डिफेक्ट को देखने के लिए। तो इसीलिए हमें एएफएम की जरूरत है रियल लाइफ में। इसी तरह से सैकड़ों एप्लीकेशन इसके हो सकते हैं, इंक्लूडिंग आपका बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, उसके बाद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, उसके बाद से आपके ग्राफीन एप्लीकेशन के लिए, एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कैरेक्टराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कैरेक्टराइजेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉसफेट, सीमॉस। सो बहुत सारे एप्लीकेशन हम रियल लाइफ में एएफएम की हेल्प से कर रहे हैं। तो यही कारण है कि आज भी 1992 में ये डिवाइस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और आज भी ये मार्केट में चल रहा है।